मुकेश जी ने मरने से पहले बेटे की मंगनी अपने दोस्त की विधवा गीता देवी की बेटी से कर दी। मुकेश जी की पत्नी ने गीता देवी से कहा, अपनी बेटी को दहेज और गहने दोगी तो ही मैं इसे बहू बनाऊंगी। गीता देवी ने मकान बेचकर बेटी को गहने और दहेज दिया, लेकिन शादी के बाद सास ने बहू का सामान और गहने छीन कर अपनी बेटी को दहेज में दे दिए और बेटे से बहू को तलाक दिलवा दी कि बेटे की दूसरी शादी करूंगी तो दूसरी बहू जो सामान लाएगी उससे छोटी बेटी को ब्याह दूंगी। अगली सुबह माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब दरवाजे पर ब्याही बेटी लुटी हुई हालत में शेखर अपने कमरे में सो रहा था। जब उसे अचानक अपनी माँ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। माँ की आवाज़ उनके अपने कमरे में से आ रही थी। उसने बिस्तर से छलांग लगाई और दौड़ते हुए माँ के कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने का दृश्य उसके होश उड़ा गए। सामने बिस्तर पर उसके पिताजी लेटे थे। वो बेहोशी की अवस्था में थे। उनकी मौत का समय करीब था। उनकी उखड़ती हुई सांसें दूर से ही नजर आ रही थीं। शेखर की माँ अपने पति का हाथ थाम कर उनके पास ही बिस्तर पर बैठी हुई थी और लगातार रो रही थीं। शायद वो भी जान चुकी थीं कि अब उनके पति का अंत समय आ पहुंचा है। शेखर लपक कर पिता के पास पहुंचा और बोला, माँ मुझे एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। शेखर ने माँ से कहा और जेब से मोबाइल निकालने लगा तो मुकेश जी ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। तभी कमरे में मुकेश जी के दोस्त की विधवा गीता देवी आई। वो मुकेश जी की मुंह बोली बहन भी थी। वो कल ही उनके घर आई थी। जैसे उन्हें मुकेश जी की खराब तबीयत का पता चला, वो आ गई थी। उन्होंने भाई की खराब हालत देखी तो उनका दिल दहल कर रह गया। गीता देवी तेजी से आगे आई और मुकेश जी के पैरों के पास बैठ गई। क्या हो गया भाई साहब को? भाभी ये बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। आप लोग इस तरह बैठे क्यों हैं? गीता आंटी परेशान हो गई। उन्होंने अपनी भाभी यानी शेखर की माँ से सवाल किया, मगर उन्होंने आंटी के सवाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। खामोशी से अपने पति का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मुकेश जी ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपने पति से कहा, मेरा अंत समय करीब है। मुझे अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनों के पास मरना चाहता हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करना। शेखर और गीता की बेटी कृतिका की शादी करवा देना। गीता विधवा है और उसके सर पर जवान बेटी का बोझ है। मैं चाहता हूँ कि शेखर इसका दामाद बन जाए। मेरी अंतिम इच्छा का मान रखना, ये वादा मैंने अपने दोस्त से किया था। मुकेश जी की सांसें उखड़ने लगी। उनकी पत्नी सुचित्रा हक्का बक्का उनकी तरफ देख रही थी। उनके हाथों से मुकेश जी का हाथ कब का छूट गया था। शेखर भी हैरान था कि पिताजी ने आखिरी समय में कैसी बात कर दी थी, मगर वो पिता की बिगड़ती हुई हालत से ज़्यादा परेशान हो गया। उसने जेब से मोबाइल निकाला ताकि वो एम्बुलेंस को बुला सके, लेकिन उसी पल मुकेश जी की मौत हो चुकी थी। उनके हाथ बेजान होकर नीचे गिर गए और उनकी गर्दन एक तरफ को लटक गई। सुचित्रा के हलक से घुटी घुटी से चीख निकली। गीता आंटी भी वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और शेखर खामोश नज़रों से पिता के शरीर को देख रहा था। उसके दिमाग में आंधी से चलने लगी थी। कुछ देर बाद जब इन लोगों की हालत संभली तो लोगों और रिश्तेदारों को खबर कर दी गई। जिसको भी मुकेश जी की मौत का पता चला वो अफसोस किए बिना न रह सका, क्योंकि मुकेश जी थे ही इतने अच्छे इंसान। उनकी अच्छाई पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। मेहमान उनके घर जमा होने लगे और कुछ ही देर के बाद मुकेश जी का क्रियाक्रम समाप्त हो गया। दुख के मारे सबका बुरा हाल था, मगर सबसे बुरी हालत सुचित्रा की थी। वजह सिर्फ मुकेश की मौत न थी, बल्कि उनकी अंतिम इच्छा ने सुचित्रा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो किसी तरह भी गीता की बेटी को अपनी बहू बनाने को तैयार न थी। उन्हें न जाने क्यों गीता फूटी आग न भाती थी। अरसा हुआ उनकी गीता के देवी विधवा हो गई थी और उनके विधवा होने से लेकर आज के दिन तक उनका खर्चा मुकेश जी उठाते थे। कितनी बार तो सुचित्रा को अपने अरमानों और इच्छाओं पर पत्थर मारना पड़ता, क्योंकि उनके पति के पास खर्चे के लिए बस इतने ही पैसे होते कि वो अपने घर का खर्चा चला सकें और बाकी पैसे वो गीता देवी को भेज देते। बस यही वजह थी कि सुचित्रा को गीता देवी से एक नफरत सी हो गई थी। हालांकि गीता देवी सुचित्रा के साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार रखती थी, बिल्कुल अपनी भाभी मानती थी और उसकी एहसानमंद भी थी, मगर वो अंदर ही अंदर ये बात जानती थी कि भाभी उसे पसंद नहीं करती। पिता के क्रियाक्रम के बाद शेखर अंदर आया तो मोहल्ले की कुछ औरतें अभी भी सुचित्रा के साथ बैठी थीं। गीता आंटी भी वहीं मौजूद चुपचाप बैठी हुई थीं। शेखर को कृतिका कहीं नजर न आई, जिसके साथ मुकेश जी ने उसकी शादी की बात की थी। शेखर दुख से निढाल था। अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। दुख से उसका दिल फटा जा रहा था। तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। शेखर ने चौंक कर सर उठाया तो ठंडे पानी का गिलास हाथ में लिए कृतिका उसके सामने खड़ी थी। सफ़ेद रंग के दुपट्टे में भी उसका रंग चमक रहा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। शायद उसे भी शेखर के पिताजी की मौत का दुख था। शेखर ने बहुत खामोशी से उससे पानी का गिलास ले लिया। उसने सच में इस समय प्यास लगी थी। एक ही सांस में पानी का गिलास खाली करते हुए उसने गिलास कृतिका को वापस पकड़ा दिया।
वो गिलास लेकर वापस चली गई। शेखर उसे जाता हुआ देखता रहा। वो बहुत सुंदर थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। मुकेश जी ने ही उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाया था। अब शायद वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। शेखर को उससे शादी करने पर कोई आपत्ति न थी। दिन गुजरते गए और सुचित्रा और शेखर के दिलों से मुकेश जी की मौत का दुख कम होने लगा। मगर शेखर को याद था कि मरने से पहले उसके पिता ने क्या आखिरी इच्छा की थी। गीता आंटी कब की अपने घर जा चुकी थी। उन्होंने भाभी के बदलते हुए तेवर देख लिए थे, इसलिए उन्होंने सुचित्रा से कृतिका और शेखर की शादी की कोई बात नहीं की थी। शेखर जानता था कि उसकी माँ आंटी को पसंद नहीं करती, इसलिए वो चुप था। मगर एक दिन उसकी हैरत की सीमा न रही जब सुचित्रा रात को उसके कमरे में आई। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सुचित्रा के हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने वो गिलास शेखर के स्टडी टेबल पर रखा, उसके पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गईं। शेखर, तुम्हें याद तो होगा कि तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। अब क्योंकि उनकी मौत को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम पर कोई कर्ज बाकी ना रहे। मैं कल ही गीता से बात करूंगी और शादी की तारीख तय कर दूंगी। तुम भी अपनी तरफ से शादी की तैयारियां शुरू कर दो। शेखर हक्का बक्का माँ की शक्ल देख रहा था। उसने तो सोचा भी ना था कि उसकी माँ इतनी आसानी से उसकी कृतिका के साथ शादी के लिए मान जाएंगी। शेखर को बहुत हैरत हुई थी। कृतिका उसे पसंद थी और वह खुशी खुशी उसके साथ शादी करना चाहता था। सुचित्रा ने जब उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो उनके माथे पर अचानक बल आ पड़े। तभी उन्होंने कुर्सी पर से उठते हुए शेखर को बोला, तुम्हारी शादी हो जाए तो अपनी छोटी दोनों बहनों को भूल मत जाना। वो भी जवान है और शादी के लायक हैं, और याद रखना कि वो दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। शेखर को भला अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाने से क्या इनकार हो सकता था। उसने सुचित्रा को निश्चिंत कर दिया कि वो दोनों बहनों का ख्याल रखेगा। अगले दिन ही सुचित्रा ने गीता को फ़ोन कर दिया। गीता आंटी उनकी आवाज़ सुनकर तो हैरान रह गईं। जिंदगी में शायद पहली बार सुचित्रा ने उन्हें खुद से फ़ोन किया था। और जब गीता देवी को पता चला कि सुचित्रा शेखर और कृतिका की शादी जल्द से जल्द करना चाहती है, तो उनकी हैरत की सीमा न रही। वो बहुत खुश थीं। उनकी इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन तब भी उन्हें उसकी तरफ से फिक्र रहती थी। खानदान भर में लोगों को पता चल गया कि शेखर और कृतिका की शादी हो रही है। जिसने भी सुना वो सुचित्रा के बड़े दिल की प्रशंसा करने लगा। गीता आंटी के पास इतनी पूंजी ना थी कि वो अपनी बेटी को कीमती दहेज देती, इसलिए सभी जानते थे कि वो 2 जोड़ों में ही कृतिका को विदा करेंगी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी और मेहंदी का दिन आ गया। शेखर के घर में बहुत मेहमान आए हुए थे। रात हुई तो सुचित्रा अपनी बेटी और सारे मेहमान समेत मेहंदी लेकर गीता आंटी के घर जा पहुंची। उनका शानदार वेलकम किया गया। गीता आंटी ने अपनी हैसियत के हिसाब से घर को सजा रखा था और खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ था। शेखर भी ज़बरदस्ती माँ के साथ चला गया था। उसे और कृतिका को जब मेहंदी की रस्म के लिए साथ बिठाया गया तो सबने ही इन दोनों को चांद और सूरज की जोड़ी कहा। कृतिका मेहंदी रंग के सूट में जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी, तो शेखर भी सफ़ेद कुर्ते में किसी से कम नहीं लग रहा था। रस्म के दौरान ही उसने अपनी माँ को ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इत्तेफाक से गीता आंटी भी आसपास कहीं न थी। काफ़ी देर के बाद उसे गीता आंटी कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई। उनके चेहरे पर इतनी परेशानी थी कि शेखर को थोड़ी हैरत सी हुई। कृतिका भी माँ की तरफ देख रही थी। गीता देवी का रंग पीला पड़ रहा था। मेहंदी की रस्म पूरी हो गई तो सुचित्रा खुशी खुशी बेटे को लेकर घर वापस आ गई। आज तो उनकी चाल ही निराली थी। न जाने उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके चेहरे से खुशी फूट रही थी। मगर खुशी सिर्फ उनके घर में ही थी। कृतिका के घर में तो इस समय मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सुचित्रा ने आज रस्म के दौरान चुपके से गीता के कान में ये बात कह दी थी कि अगर बेटी को मेरे घर ब्याहना चाहती हो तो इसे कीमती दहेज देकर विदा करो, और अगर नहीं तो वो कल बारात लेकर नहीं आएगी और ख़ानदान भर में बहाना बना देगी कि शेखर ने शादी से इनकार कर दिया है। सब जानते थे कि शेखर माँ का कितना कहाँ मानता है। वो कभी भी माँ की बात से इनकार नहीं करता। उस समय गीता देवी रोती हुई घर के मंदिर में बैठी थीं। उनके पास तो मेहमानों को खाना खिलाने के लिए भी पैसे ना थे। ये पैसे भी उन्होंने किसी से उधार लिए थे, मगर अब ये इतनी बड़ी परेशानी उनके सामने थी। कृतिका खामोशी से माँ का चेहरा देख रही थी। अगर ये सब कुछ सुचित्रा शादी से पहले कहती तो ज़रूर वो लोग मना कर देते, मगर अब कल विदाई थी और शादी से एक दिन पहले शादी का टूटना उनके लिए बहुत सदमे की बात थी। आखिर गीता देवी ने एक फ़ैसला कर लिया। उन्होंने उसी समय एक प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया जो काफ़ी समय से उनका मकान खरीदने के पीछे पड़ा था। गीता देवी ने औने पौने दामों में मकान बेच दिया। जो पैसा प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दिया वो उनके मकान की असली कीमत से आधी थी, मगर वो उस समय मजबूर थीं।
उन्होंने उन पैसों से कृतिका के दहेज का इंतजाम कर दिया। अगले दिन जब बारात आई तो गीता देवी ने खामोशी से सारा दहेज बारात के साथ भेज दिया। सुचित्रा बहुत हैरान थी कि गीता ने आखिर दहेज का इंतजाम कैसे किया, मगर वो खुश थी। शेखर हैरान था कि आखिर गीता आंटी के पास इतने पैसे कहाँ आए कि उन्होंने दहेज भी दे दिया, मगर वो चुप रहा। आज उसकी शादी का दिन था, वो बहुत खुश था। कृतिका खामोशी से विदा होकर शेखर के घर आ गई, मगर उसके दिल में खुशी की एक झलक भी न थी कि माँ बेघर हो चुकी थी। बेटी को विदा करके गीता देवी खुद किराए के मकान में शिफ्ट हो गईं। कृतिका की शादी के कोई दिन गुजर चुके थे। शेखर एक बहुत अच्छा पति साबित हुआ था। वो उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता। सुचित्रा और नंदों का व्यवहार भी उसके साथ ठीक ही था, मगर वो एक बात देख रही थी कि शेखर सुचित्रा का बहुत कहना मानता था। अगर वो कहती रात है तो वो आंखें बंद करके मान लेता, अगर वो कहती दिन है तो वो सारा दिन यही माला जपता रहता। माँ की किसी बात से इनकार करना शेखर के बस में न था। कृतिका धीरे धीरे अपने घर के माहौल में सेट होने लगी। उसके दिल में अभी तक ये था कि उसकी शादी के लिए उसकी माँ को अपना घर बेचना पड़ा, मगर उसने कोशिश की कि वो इस सब को भूल जाए और इन घर वालों को अपना बना ले। तभी उसकी बड़ी नंद के रिश्ते की बातचीत होने लगी। जिन लोगों में रिश्ता तय हुआ था, कृतिका को एक नज़र में वो ज़रा लालची से लगे। वो ललचाई नज़रों से घर में मौजूद सामान को देख रहे थे, जो ज़्यादातर कृतिका के दहेज का था। उन्होंने शादी की शर्तों में साफ तौर से कहा कि उन्हें लड़की के घर वालों से सोने का सेट और लंबा चौड़ा दहेज चाहिए। मगर कृतिका तब हैरान रह गई जब सुचित्रा ने उन्हें हाँ कर दी और कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, बस मेरी बेटी खुश रहे। आप जितना दहेज मांगेंगी मैं आपको उतना ही दे दूंगी। शेखर भी हैरान था कि आखिर उसकी माँ दहेज का इंतज़ाम कहाँ से करेंगी, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे ही ना थे। वो कुछ सामान तो दे सकता था, मगर इतना शानदार दहेज उसके बस की बात ना थी। बहन की शादी से 2 दिन पहले सुचित्रा ने शेखर को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, कृतिका को उसकी माँ के घर छोड़ आओ। बाद में तो शादी के हंगामे शुरू हो जाएंगे, वो अपनी माँ से मिल ही नहीं सकेगी। गीता की तबीयत खराब है, वो शादी में नहीं आ सकती, इसलिए अच्छा यही है कि कृतिका खुद जाकर उससे मिल आए। शेखर भला माँ की बात से इनकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। हालांकि वो चाहता था कि कृतिका दिन रात उसके साथ रहे। उसने कृतिका को जब चलने का कहा तो वो खामोशी से शेखर को देखकर रह गई। न जाने क्यों उसका दिल खटक रहा था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। शेखर खामोशी से उसे गीता के घर छोड़ आया, मगर उस पर कयामत तब टूटी जब उसने घर में कदम रखा। घर में कई मजदूर कृतिका के दहेज का सामान उठाकर बाहर खड़े हुए ट्रक में रख रहे थे। सुचित्रा उनकी निगरानी कर रही थी। शेखर तो हैरान ही रह गया। वो जल्दी से माँ के पास आया। माँ, ये सब आप क्या कर रही हैं? आपने तो मेरा पूरा कमरा खाली कर दिया है। आखिर ये सामान कहाँ भिजवा रही हैं आप? शेखर के सवाल पर सुचित्रा ने तेज नज़रों से उसको घूरा और कहने लगी, ये सामान तुम्हारी बहन के होने वाले ससुराल जा रहा है। उसे दहेज देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए कृतिका का सारा दहेज तुम्हारी बहन को दे रही हूँ। उसका घर बसाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और अब अच्छा यही है कि तुम भी कृतिका को तलाक दे दो। उस लड़की का हमारे घर में जितना काम था वो पूरा हो चुका है। मुझे उसके दहेज की ज़रूरत थी ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, और आज मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। अब तुम देर मत करो और उसे उसकी माँ के घर में ही तलाक का नोटिस भेज दो। शेखर के सर पर तो जैसे सातों आसमान टूट पड़े। वो कृतिका से अंदर ही अंदर प्यार करने लगा था। उसने विरोध करने की मामूली सी कोशिश की, मगर सुचित्रा की तेज आवाज़ ने उसके विरोध का वहीं गला घोट दिया। उसने बुझे दिल के साथ खामोशी से कृतिका को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। माँ के घर में कृतिका जो उसके आने का इंतजार कर रही थी, जब उसके हाथ में डाक से तलाक का नोटिस आया तो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। वो तो सोच भी ना सकती थी कि शेखर उसके साथ इस तरह करेगा। सुचित्रा ने धूमधाम से बेटी को ब्याह दिया। उसके ससुराल वाले इतना कीमती दहेज देखकर बहुत खुश हुए। सुचित्रा गर्व से गर्दन अकड़ाए हर एक को यही कहती कि आखिर पहली बेटी की शादी कर रही थी, इतना दहेज भी ना देती तो क्या फ़ायदा मेरे माँ होने का। शेखर कायरों की तरह माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहा। वो अंदर ही अंदर दुखी था, मगर उसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि अपनी माँ के सामने अपने दुख का इजहार कर सकता। बेटी को विदा करके सुचित्रा हाल से घर आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने शेखर का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। शेखर खामोशी से अपने कमरे में जाने लगा तो उन्होंने उसे आवाज़ दी, शेखर मेरी बात सुनो। शेखर मुड़कर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो उसके पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और शेखर को भी अपने सामने बिठा लिया। फिर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम अपना घर बर्बाद होने पर उदास हो, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चांद सी लड़की ढूंढूंगी, उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगी। देखना वो कृतिका से भी कई गुना ज़्यादा महंगा दहेज लेकर आएगी। तुम्हारे पिता ने ज़िंदगी भर सिवाय गीता और उसकी बेटी को पालने के और कोई काम नहीं किया। मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है जिनसे मैं तुम्हारी बहनों की शादी करूं।
आजकल लड़के वाले कीमती दहेज की डिमांड करते हैं। जब तक तुम्हारी दूसरी बहन के लिए दहेज का इंतज़ाम नहीं होगा वो भी यहीं बैठी रह जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी करो और तुम्हारी दूसरी पत्नी जो दहेज लाए वो सब मैं तुम्हारी छोटी बहन को दे दूँ और उसकी शादी कर दूँ। इस तरह तुम और मैं अपने कर्तव्य से आज़ाद हो जाएंगे। इसके बाद तुम जिससे चाहोगे शादी कर लेना। शेखर हक्का बक्का माँ का चेहरा देख रहा था। कितनी आसानी से वो दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की बात कर रही थी और बदले में अपनी बेटियों को घर बसाना चाह रही थी। शेखर एक झटके से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके अंदर अपनी माँ की बातें सुनने की हिम्मत न थी। सुचित्रा ने नफरत से अपना सर झटका। 4 दिन में ही कृतिका के प्यार का भूत सर से उतर जाएगा, फिर खुद ही दूसरी शादी के लिए कहना शुरू कर देगा। आखिर को मर्द साथ है। सुचित्रा मुस्कुराती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उन्होंने उसी रात ही रिश्ता कराने वाली औरत से शेखर के रिश्ते की बात कर ली। वो नहीं जानती थी कि अगली सुबह उनके लिए कौन सी कयामत लेकर आने वाली है। वो रात सुचित्रा ने बहुत सुकून से गुजारी। सुबह हुई तो जल्दी से उठ बैठी। आज उन्हें अपनी बेटी का नाश्ता लेकर उसके ससुराल जाना था। वह खुशी खुशी बेटी के घर जाने की तैयारी करने लगी। शेखर के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। उनकी मदद करवाने के लिए छोटी बेटी मौजूद थी। चाय का कप मेज़ पर रखते हुए उन्होंने अपनी छोटी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, तुम देखना बहुत जल्द मैं तुम्हारी भी शादी एक अच्छे घर में कर दूंगी और जितना दहेज मैंने रीमा को दिया है उससे 2 गुना दहेज मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि इस बार मैं शेखर की शादी किसी पैसे वाले परिवार में करूंगी जो बेटी को ज़्यादा दहेज दे। शेखर की छोटी बहन मुस्कुरा दी। शायद उनमें किसी के अंदर भी भगवान का डर न था। तभी डोरबेल बजी। सुचित्रा चौंक उठी कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। उन्होंने बेटी को इशारा किया कि नाश्ते के बर्तन टेबल से उठा ले और ख़ुद दरवाजे की तरफ चल दी। कोई था जो पागलों की तरह बेल बजाए जा रहा था। सुचित्रा बड़बड़ाने लगी कि आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? सुबह सुबह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया है। ये बोलते हुए सुचित्रा दरवाजे के पास पहुंची और गेट खोल दिया। बाहर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दरवाजे के सामने उनकी बेटी रीमा खड़ी थी, जिसकी कल रात ही शादी हुई थी। सुचित्रा ने फटी फटी आंखों से उसे सर से लेकर पैर तक देखा। वो सादा से कपड़ों में थी जो जगह जगह से फटे हुए थे। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान छपा हुआ था और होठ से खून बहकर जम चुका था। वो लुटी फुटी हालत में आंसू बहाते हुए गेट के बाहर खड़ी थी। सुचित्रा ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? ये सब किसने किया है? तुम्हारी हालत कैसे हुई? तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो? सुचित्रा का दिल फटा जा रहा था। रीमा ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और आंसू साफ करते हुए बोली, माँ, यहाँ से जाने के बाद तो सब बिल्कुल नॉर्मल था। मेरा पति कमरे में आया और मुझे मुँह दिखाई भी दी, मगर सुबह 5 बजे के करीब अचानक मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारकर उठाया। मैं हैरत के मारे उसका चेहरा देख रही थी। जब दरवाज़ा खोलकर मेरी सास और नंदे कमरे में आई, उन सब ने मिलकर मुझे मारा। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ दहेज का माल बटोरने के लिए शादी की थी, वरना उन्हें मुझ जैसी कम सुंदर लड़की की ज़रूरत नहीं थी। मेरा पति भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सब ने मिलकर मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। शादी में जो मेहमान आए थे वो सभी उनके असली रिश्तेदार नहीं थे और ना ही वो लोग इस शहर में रहते हैं। जिस घर को उन्होंने अपना बताया था वो भी किराए का था। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। रीमा रोते हुए फिर से सुचित्रा के गले लग गई। सुचित्रा तो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उन्होंने जो कुछ कृतिका के साथ किया था वही सब कुछ पलटकर उनकी बेटी के साथ हो गया था। वो नहीं जानती थी कि इस दुनिया में जो जैसा करता है उसके आगे वैसा ही आता है। उन्होंने खुद अपने हाथ से जो गड्ढा कृतिका और कृता के लिए खोदा था उसमें उनकी बेटी ही जा गिरी थी, मगर अब पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।